राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो भी कर आए हैं, वो इन छात्रों को या फिर इन बेरोजगार युवाओं को उनका हक भी दिला पाएंगे या सिर्फ बात ही कर रहे हैं? उनको डंबल तो उठाना नहीं है। वो होता तो शायद बहुत अन्य नेताओं की तुलना में ज्यादा फिट है वो। आपने वो फिल्म तो जरूर देखी होगी, नायक। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री, आपको एक दिन के लिए सरकार में डाल दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करेंगे? अरे ये आपने एकाएक बड़ा कठिन प्रश्न पूछ दिया। सरकार ने संसद में बताया कि करीब 10 लाख रिक्त पद हैं। ये डेटा जो बताया गया वो मार्च 2021 तक का बताया गया। और दूसरी तरफ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 10 लाख नौकरियों का वादा सरकार ने किया है, 2024 से पहले का वादा किया है। और यहाँ पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हाल ही में जब बजट आया तो उस बजट में विरोधियों ने, ऑपोजिशन पार्टीज ने खासतौर पर यह आरोप लगाया कि बेरोजगारी को एक्नॉलेज भी नहीं किया गया और ना ही रोजगार के लिए कुछ खास ठोस कदम जो है वो सरकार ने क्यों नहीं उठाए। ये लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ युवा हल्ला बोल के चीफ अनुपम यहाँ पर मौजूद है। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ तक पर। धन्यवाद। आज हम क्योंकि कर्तव्य पथ पर हैं, अपने कर्तव्य से जुड़े हुए हैं, तो वही बात भी करेंगे। बेरोजगारी को लेकर बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन हम अहम बिंदुओं पर बात करेंगे कि बेरोजगारी की बात होती है। अगर सरकार के ताज़ा आंकड़े ही देख लीजिए, हालांकि मैं इसे ताज़ा कहूँ या नहीं कहूँ इसमें मुझे डाउट है, क्योंकि सबसे पहले तो ये आंकड़े 10 लाख रिक्त पदों की बात होती है। सरकार ने कहा कि 10 लाख पद खाली हैं, लेकिन ये 2021 तक का आंकड़ा है। पहली बात, ये सही है कि 2021 तक का आंकड़ा, क्योंकि पिछली बार भी यही आंकड़ा पेश हुआ था। पिछली बार भी जब संसद में यही प्रश्न पूछा गया था तो सरकार ने जो आंकड़ा दिया था वो 1 मार्च 2021 का था। इस वक्त भी वही आंकड़ा दोबारा पेश किया गया है। और देखिए, मैं इसको इस ढंग से देखता हूँ कि सरकारी विभागों में कितने पद रिक्त है, ये उस तरह का आंकड़ा है जो सबसे आसानी से सरकार के पास अवेलेबल होगा। इसके लिए कोई सर्वेक्षण करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एनएसएसओ को कोई लोगों के बीच घूमने की ज़रूरत नहीं है। हर विभाग को पता है कि उनके पास कितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है और उसमें कितने लोगों को सैलरी दे रहे हैं, कितनी देखिए, वैकेंसीज आपने क्योंकि ये बात बोली, सुशील मोदी ने जब संसद में ये सवाल पूछा सरकार से, तो सरकार ने कहा कि वो अलग अलग विभागों के पास उसका डेटा है, तो आप वहां जाके आप पूछ लीजिए। तो वो जो 10 लाख का हिसाब किताब सुशील मोदी ने मांगा, उसके जवाब में केवल ये कहा गया कि रोजगार मेला जो है वो चल रहा है और उसके तहत जो है वो नौकरियां, भर्तियां, इंडक्शन जो है वो हो रही है। लेकिन कोई ये कह दिया गया अंत में कि जो हिसाब किताब है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास मौजूद है। वेकेंट पोस्ट हो या अलग अलग जो हिसाब किताब मांगे जाते हैं सरकार से, तो ये कहाँ तक सही है जो हमने कहा ताज़ा आंकड़े की बात? देखिए, ये सरकार का ये कहना कि अलग अलग विभागों के पास आंकड़े हैं, आप उनसे जाके ले लीजिए, तो ये जो विभाग है ये सरकार के ही विभाग है ना। ये कोई जापान सरकार के तो विभाग है नहीं कि आप जाइए उनसे जाके जानकारी ले लीजिए। सरकार से ही पूछा जाएगा और सरकार को अपने विभागों से सूचना लेकर देना था। देखिए, जब सरकार 2 साल पुराने आंकड़े पेश करती है ये पूछे जाने पर कि कितने पद रिक्त हैं, इसको मैं इस ढंग से देखता हूँ कि सरकार आंकड़े छिपा रही है स्पष्ट रूप से। सरकार को तो मतलब 2 मिनट में पता चल सकता है, रियल टाइम में पता चल सकता है कि कितने पद रिक्त हैं। लेकिन ऐसे में ये बताना कि 2 साल पुराना आंकड़ा जो है वही दोबारा प्रेजेंट कर देना, तो ये आंकड़े छिपाने जैसा है, जो कि सरकार की पहचान है। आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इसी सरकार ने एनएसएसओ के उस आंकड़े को कितना दबाने छिपाने की कोशिश की थी कि 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है बेरोजगारी का। मुझे याद है 2019 का चुनाव था, दिसंबर 2018 में रिपोर्ट तैयार हो गई थी। सरकार चाहती नहीं थी कि रिपोर्ट निकले, लेकिन मीडिया लीक के जरिए वो रिपोर्ट बाहर आ गई। जब वो रिपोर्ट बाहर आ गई उसके बाद भी सरकार छिपाते रही, मानती नहीं रही सरकार के मंत्री, नीति आयोग के लोग। और जब लोकसभा चुनाव हो गया उसके बाद सरकार ने उसी रिपोर्ट को मान लिया, जबकि वो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरपर्सन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, इस सरकार की प्रवृत्ति है, ये कैरेक्टर है इस सरकार का कि बेरोजगारी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर जितने भी आंकड़े जिस तरह के आए वो अगर सूट न करें उनको, तो उसको ठुकरा देती है या फिर छिपाने की कोशिश करती है। विभागों के रिक्त पदों के मामले में भी सरकार यही काम कर रही है। एक अंतिम बात, ये जो 2 साल हैं, इन 2 सालों में इस सरकार ने कई विभागों में पदों को खत्म किया है, नष्ट किया है, और इन 2 सालों में कई पद और रिक्त हुए होंगे और कोई नई भर्ती ढंग से हुई नहीं है। तो अगर देखा जाए तरीके से तो ये स्पष्ट है कि जो रिक्त पदों का आंकड़ा है वो इससे कहीं ज्यादा होगा। अगर ज्यादा नहीं होता तो छिपाने की जरूरत क्या थी? अच्छा, रेलवे की यहाँ पर बात कर लेते हैं। रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर दुनिया का कहा जाता है कि सबसे ज्यादा बड़ा एम्प्लॉयर है रेलवे,
और वहीं पे सबसे ज़्यादा रिक्त पद भी हमें दिखाई दिए, चाहे वो 2021 का ही आंकड़ा क्यों ना हो। ऐसे में हम देखते हैं कि रेलवे को लेकर सबसे ज़्यादा मांग उठती है भर्ती को लेकर। हमने देखा कि 2019 में कैसे जो लटकती भर्ती जो है वो अब जाके अभी भी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट आया, रिजल्ट को लेकर भी जद्दोजहद छात्रों को करनी पड़ी, लेकिन यहाँ पर रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कहा जाता है। ऐसे में क्योंकि रेलवे से हमने भी सवाल किया था हाल ही में, जब रिजल्ट को लेकर छात्रों को मुश्किलें देखनी पड़ी थी, हमने भी पूछा कि क्या रेलवे कोई नई रिक्रूटमेंट ड्राइव अब लेकर आएगा, क्योंकि अगर ये भर्तियां पूरी हो जाती हैं उसके बाद, क्योंकि ये तो 2019 की है वैसे भी, तब से अब तक जो छात्र सपना देख रहे हैं कि वो रेलवे में भर्ती चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ नया आने वाला है? तो उन्होंने कहा कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। देखिए, दो तरह का टेम्पलेट इस सरकार ने बना लिया है हर सवाल के जवाब में। एक नया टेम्पलेट बनाया है कि रोज़गार मेरा चल रहा है, उसके जरिए नौकरियां देने की कोशिश हो रही है। आप कोई भी सवाल देख लीजिएगा, संसद में जो पूछा जा रहा है या आरटीआई से पूछा जा रहा है, उसके जवाब में ये भूमिका होती है कि सरकार रोज़गार मेला आयोजित कर रही है और उसके जरिए नौकरियाँ देने की कोशिश कर रही है। एक दूसरा टेम्पलेट ये है उनका, जो आपने रेलवे के केस में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट सारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और उस प्रक्रिया के तहत ये लगातार जो है हम करते जा रहे हैं। और रेलवे की जहाँ तक बात है ना, आपने ठीक कहा, नई भर्ती बहुत दूर की बात है, ये पुरानी तो पूरी कर लें। जो 2019 में जिन भर्तियों को निकाला इन्होंने, और उन भर्तियों को 2019 में ये कहकर निकाला कि अगले 2 साल में ये 4 लाख नौकरी देंगे। रेलवे के सवाल पे ही मैं बता रहा हूँ, रेलवे के जरिए 4 लाख नौकरियां देने की बात थी 2019 में। अगले 2 साल में 4 साल बीत चुका है उस वादे को। 4 लाख नौकरी बहुत दूर की बात है। जो 1.5 लाख पद के लिए भर्तियां निकली थी एनटीपीसी और ग्रुप डी को मिला के, ग्रुप डी में 1,02,000 के करीब पद थे और एनटीपीसी में 35,000 के करीब पद थे। इन पदों पर भी अब तक भर्ती पूरी नहीं हुई है। तो इन्होंने भर्ती को तो पंचवर्षीय योजना बना दिया है, 5 ईयर प्लान बना दिया है पूरी तरह से। तो इसमें अगर आप पूछेंगे कि रेलवे की नई भर्ती कहाँ है, तो नई भर्ती पुरानी तो इनसे पूरी नहीं हो रही है, नई भर्ती ये क्या देंगे। और इसलिए आप देखते हैं कि रेलवे में 3 लाख के करीब पद सिर्फ रेलवे में रिक्त हैं, जो 10 लाख का आंकड़ा है उसमें से। ये नॉन सीरियसनेस का परिचायक है इस सरकार का, नौकरियों को लेकर और बेरोजगारी को लेकर। अच्छा, इसमें एक अहम किरदार ये आ जाता है राहुल गांधी का। यूँ तो ये राजनीतिक बात हो जाएगी, लेकिन क्योंकि 2024 भी आ रहा है, उस लिहाज से बहुत चीज़ें, बहुत समीकरण जो है बहुत ज़रूरी भी हो जाते हैं। क्योंकि आप देखें हाल ही में, चाहे छोटा एग्ज़ाम रहा हो या बड़ा एग्ज़ाम रहा हो, यूपीएससी रहा हो या फिर रेलवे के स्टूडेंट्स की बात रही हो, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ट्वीट सबसे पहले आ जाता है आज की तारीख में। सिर्फ बेरोजगारी नहीं, महंगाई पर भी, इन दोनों विषयों पर सबसे पहले ट्वीट आता है। तो लगता है राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो भी कर आए हैं, वो इन छात्रों को या फिर इन बेरोजगार युवाओं को उनका हक भी दिला पाएंगे या सिर्फ बात ही कर रहे हैं? देखिए, ये तो भविष्य में क्या होगा ये बताने के लिए तो आजकल कई बाबा लोग हैं मार्केट में, और ये तो हमें नहीं पता कि भविष्य में वो क्या करेंगे। लेकिन जब कोई राजनेता किसी गंभीर विषय पे, ख़ास तौर पे विपक्ष का नेता बोलता है, ट्वीट करता है, बयान देता है, प्रदर्शनों को सॉलिडारिटी देता है, तो ये अच्छी बात है, ये देना चाहिए विपक्ष की पार्टियों की। ये तो शिकायत रही है कई सालों से हमारे देश में, कोई भी प्रदर्शन होता था तो लोग पूछते थे विपक्ष कहाँ है, कोई गंभीर मुद्दा रहता था तो लोग कहते थे कि विपक्ष इस बात को क्यों नहीं उठा रहा। तो अच्छी बात है कि विपक्ष के लोग उन सवालों पर कुछ बोल रहे हैं जिन पर बोले जाने की ज़रूरत थी। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि इससे क्या राहुल गांधी कल को आ जाएंगे तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये मुझे नहीं पता। और अभी तक जो उनकी, और एक पैमाना है, देखिए, ये एसेस करने का ये हो सकता है कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं, सरकार की खामियों पे प्रतिक्रिया एक बात है जो कि बहुत ज़रूरी है, और दूसरा बात है कि आपके पास प्रोएक्टिव प्लान क्या है, आप रोज़गार सृजन कैसे करेंगे कल को आपके पास अवसर मिल जाए तो। आप ये जो रिक्त पड़े पद है केंद्र और राज्यों का मिला के लगभग 1 करोड़, उनको कैसे भरेंगे। जो हमारे देश में टोटल एम्प्लॉयमेंट का बहुत मिनिस्क्यूल परसेंटेज है जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स है, सरकारी नौकरी है, तो आप इसको ठीक कैसे करेंगे। तो ये कई नीतिगत सवाल हैं, उसको लेकर राहुल गांधी की क्या समझ है वो स्पष्ट होना चाहिए। मेरे मन में सवाल है, और उनको, मेरे जैसे लोगों के मन में जो सवाल है उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बिना तो कुछ नहीं कह सकते हम। दूसरा पैमाना जो है वो ये कि देखिए, राहुल गांधी के पार्टी की सरकार अभी भी कुछ राज्यों में है हमारे देश में, और एक पैमाना एसेस करने का ये होता है
कि अगर कोई पार्टी कह रही है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, तो उनसे ये कहा जाए कि जहाँ पे आप आ चुके हैं वहाँ क्या कर रहे हैं। तो कई विषय हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकारें नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर क्या कर रही हैं। ये बात सही है कि कुछ हद तक बेरोजगारी के खिलाफ जो प्रदर्शन होते हैं उसको लेकर संवेदनशील होती है कांग्रेस तुलनात्मक दृष्टि से भाजपा की तुलना में। लेकिन पेपर लीक तो उन राज्यों में भी हो रहा है, पेपर लीक की घटनाएं तो रुक नहीं रही हैं, और उसमें कोई ऐसा ठोस इंस्टीट्यूशनल सुधार करने की कोशिश मैं तो कहीं नहीं देख रहा हूं जिससे पेपर लीक की घटनाएं बंद हो जाएं। तो ऐसे कई सवाल हैं, तो इसीलिए मैं बिल्कुल किसी को सर्टिफिकेट तो कतई नहीं देना चाहता, और तब तक तो बिल्कुल नहीं देना चाहता जब तक कि उनकी स्पष्ट समझ न पता चल जाए। तो इस बात को उनको चुनाव से पहले बताना चाहिए। जी, लेकिन चलिए सर्टिफिकेट नहीं देंगे, लेकिन राहुल गांधी में दम लगता है, क्षमता लगती है कि बेरोजगार युवाओं या कोई और मुद्दा हो, फ्रंट पर आकर उनकी बात कह सकते हैं और उनके लिए कुछ वाकई में कुछ बदलाव लाने की तरफ बढ़ सकते हैं, लगता है ऐसा? मतलब मैंने अभी जो बात कहा वो दम वाली ही बात थी। दम का पता भी इसी से समझ में आता है कि उनकी क्या बौद्धिक समझ है और क्या नीतिगत समझ है किसी विषय को लेकर। उनको डंबल तो उठाना नहीं है, वो होता तो शायद बहुत अन्य नेताओं की तुलना में ज़्यादा फिट हैं वो। उनको कोई अपना उस तरह का काम तो करना नहीं है कि उन्होंने 100 किलो की वेट लिफ्टिंग कर ली या 150 किलो की कर ली। दम का तो पैमाना ही यही है कि आप एक गंभीर विषय पर किस तरह की नीतिगत समझ रखते हैं, उसको लेकर क्या कमिटमेंट है। ये मैंने जैसा कहा कि यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो नौजवान युवाओं की जो पीड़ा है, परेशानी है, उनकी जो आशाएं आकांक्षाएं हैं, उसको लेकर सरकार, मोदी सरकार जब भी कुछ गलत करती है तो उस पर वो बोलने लगे हैं, बोलते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है ये कहने के लिए कि आने वाले समय में राहुल गांधी इस समस्या को दूर कर देंगे पूरी तरह से। जी, और आपने सही बात बोली कि पेपर लीक हर जगह हो रहे हैं, सरकारी भर्तियां जो हैं वो हर दूसरे राज्य में अटकी लटकी हुई हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल ये है कि 1998 में आंध्र प्रदेश में एक टीचर्स की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो 22 साल बाद, 22 से भी ज़्यादा साल बाद 2022 में जाके पूरी हुई है। मतलब इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात और क्या हो सकती है कि एक भर्ती प्रक्रिया जो 1998 में शुरू होती है वो उसको इतना समय लग जाता है। मतलब ऐसा भी क्या है, इतना बड़ा काम है। जिसने 25-26 साल की उम्र में उसमें आवेदन किया होगा वो 50 साल का हो गया जी होगा। और ऐसा हुआ कि कई रिटायरमेंट वाली एज के नजदीक पहुंच चुके थे। नहीं, ये तो मजाक है, बहुत भद्दा मजाक है देश के नागरिकों के साथ। सिर्फ ये मजाक सिर्फ उनके साथ नहीं है जो इस प्रक्रिया में आवेदक थे या जिनको अंततः शिक्षक बनना था। ये तो पूरा मजाक हमारे पूरे सिस्टम के साथ है, देश के भविष्य के साथ है कि इस देश में 22 साल किसी भर्ती को पूरी करने में लग जाए। आप अभी देखिए ना, ये केंद्र सरकार जो इतने दावे करती है एफिशिएंसी के, ये सरकार जो इतने दावे करती है कि हम लोग सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ बढ़िया कर देंगे, हम बहुत पावरफुल सरकार हैं, हमारे जो है मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है, तो उससे 9 महीने में भर्ती क्यों नहीं पूरी हो सकती? हम मॉडल एग्जाम कोड की बात करते हैं, ये क्यों नहीं मुमकिन है? मोदी है तो ये क्यों मुमकिन है कि 5 साल तक जो है सो एनटीपीसी ग्रुप डी की प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई? ये तो समझना चाहिए लोगों को। बहुत ही गंभीर विषय है ये, और ये मैंने कहा कि ये खिलवाड़ है, सब नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ मजाक है, और इसका प्रभाव कई और विभागों पर पड़ता है। जैसे कि देखिए, आपने शिक्षकों की बात की। अब अगर शिक्षक भर्ती को पूरी होने में 22-23 साल लग जाए तो शिक्षा का क्या होगा? अगर पुलिस भर्ती करने में कहीं पे सालों साल लग जाए तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? अगर रेलवे की भर्ती 5 साल से पूरी नहीं हो रही है तो रेलवे की एफिशिएंसी, और ये जो हम खबरें देखते हैं कि इस ट्रेन ने उसको धक्का मार दिया, यहाँ पे ये सुरक्षा का मामला आ गया, यहाँ पे जो है ट्रेनें डिलेड चल रही हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं रेलवेज को लेकर, तो वो कैसे पूरा होगा? बैंकों में भर्ती नहीं होगी, फिर आप शिकायत करेंगे कि बैंक में हमें अच्छे से डील नहीं किया जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक को बेच दो, लोग अच्छे से बात ही नहीं करते हमसे। वो बेचारा एक आदमी 10 लोगों का काम कर रहा है, उसके ऊपर इतना बर्डन है। तो ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं एक मायने में। तो ये जिस सरकार का इस पर ध्यान नहीं है, उसका देश की प्रगति पर ध्यान नहीं है, देश के बेहतर भविष्य पे ध्यान नहीं है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और आता है, सवाल ये कि अगर हम देखें तो पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री ने बजट आने के बाद इस साल क्या कहा? उन्होंने कहा कि सरकार ने बेरोजगारी जैसे शब्द को एक्नॉलेज भी नहीं किया है बजट के अंदर। उनके लिए क्या कर रहे हैं वो तो दूर की बात है, ऐसा पी चिदम्बरम का कहना था। आपका इस पर क्या कहना है? मैं तो पिछले 3-4 सालों से ये बात कह रहा हूँ कि देखिए, किसी समस्या का निदान तब होता है जब आप ये एक्नॉलेज करें कि समस्या है।
आप किसी प्रॉब्लम को मानेंगे ही नहीं तो उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। इस सरकार के साथ सबसे बेसिक प्रॉब्लम यही है बेरोज़गारी को लेकर कि सरकार मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारा देश बिल्कुल एक राष्ट्रीय आपदा के दौर से गुजर रहा है। बेरोज़गारी इस तरह की समस्या बन चुकी है, इतना विकराल रूप ले चुका है, जीवन मरण का सवाल बन चुका है। आप देखिए एनसीआरबी का डेटा देखिए, बेरोज़गारी के कारण किस तरह खुदकुशी हो रही है, इतनी हताशा है, इतनी नाउम्मीदी है। वो सिर्फ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं घट रहा है, आत्महत्या खुदकुशी की खबरें आ रही है, लेकिन सरकार है कि मान ही नहीं रही है कि प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला काम ही चुनौती यही है इस सरकार के मामले में, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में इस सरकार को हम मनवा ही नहीं पा रहे हैं कि वो मान ले कम से कम कि भाई समस्या और संकट बहुत विकराल है। तो ये इस बजट में भी दिखा हम लोगों को साफ तौर पे। आप देखिए बजट में क्या हुआ। मेरा ये मानना है कि कोई भी सरकार थोड़ी भी संवेदनशील होती अगर, तो वो जिस दौर में बजट पेश किया जा रहा है उस दौर की सबसे गंभीर समस्या को ज़रूर एड्रेस करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज बेरोज़गारी सबसे गंभीर समस्या है। लेकिन सरकार ने क्या किया, ये रोज़गार सृजन को लेकर कुछ भी एक भी ठोस अनाउंसमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर कुछ भी नहीं है। नंबर 2, ये जो हम सरकारी भर्तियों की बात कर रहे हैं, इसको टाइम बाउंड और फेयर ढंग से पूरा करने को लेकर सरकार के पास कुछ भी नहीं है, कुछ कहने को नहीं है। और जो कहने को है वो ये है कि मनरेगा जैसी स्कीम जिसके ज़रिए कम से कम ग्रामीण रोज़गार की गारंटी कुछ दिनों के लिए होती है, जिसकी डिमांड इस वक्त सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई थी कोविड के बाद से, और जिस मनरेगा ने कुशन का काम किया, उसकी आलोचनाएं हैं मनरेगा की, हम भी करते हैं, लेकिन इस वक्त मनरेगा की डिमांड बिल्कुल हाई थी। इस वक्त ज़रूरत थी कि उसमें और पैसा दिया जाए, ऐसे समय में बजट कम कर दिया गया। तो सरकार समस्या क्या दूर करेगी? सरकार तो मान ही नहीं रही है कि समस्या है। जी, और रोजगार मेला, ये रीज़न जो है वो संसद में जब सवाल पूछा गया उन्होंने कहा कि रोज़गार मेला चल रहा है, लेकिन ऐसे में लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो रोज़गार मेला है इसमें मान लीजिए अगर कहा जा रहा है कि 75,000 इंडक्शन जो है वो की गई हैं, तो वो कहाँ की गई हैं, ये कौन लोग हैं, इसका ब्यौरा क्यों नहीं दिया जाता? ऐसा हमें कई सवाल भी इस तरह के सामने आए। और यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सरकार ने 10 लाख जो नौकरियों का वादा किया है, इसके अलावा रिक्त पद हैं और जो पहले की भर्तियां हैं इसमें शामिल हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं है, ये नहीं बताया गया। 2-3 बातें हैं रोजगार मेले को लेकर, जिनको प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अब देखिए हमारे देश में ये परंपरा कभी नहीं रही कि प्रधानमंत्री तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को भी नियुक्ति पत्र नहीं बांटा करते थे। अब वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ये हालत हो गई है इनकी। अब दिक्कत इसमें ये है कि इसको मैं रोजगार मेला नहीं रोजगार छलावा कहता हूँ, और वो कहने का कारण ये है, देखिए कि एक तरफ घोषणा हुई कि साल भर में 10 लाख नौकरी दे देंगे जी। किस सरकार ने ये घोषणा की? उस सरकार ने ये घोषणा की जो पिछले 8 साल में 8 लाख नौकरी भी नहीं दे पाई है। वो कहती है कि हम अगले 1-1.5 साल में 10 लाख नौकरी दे देंगे। जब वो कहते हैं कि 10 लाख नौकरी दे देंगे और उसके बाद रोजगार मेला करके ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने नौकरी देना शुरू कर दिया है, तो आप चेक करिए, अगर पूछिए कि भाई आप किनको दे रहे हैं नियुक्ति पत्र, तो आपको पता चलेगा कि ये कब की भर्तियां थी जिनको ये 1.5 साल के 10 लाख की नौकरी में गिनने की योजना बना चुके हैं। उसमें मुझे पूरा भरोसा है। पहली बात तो ये पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखा जाए, रोजगार को लेकर तो बहुत सारे वादे इन्होंने किए 2014 से लेकर आज तक। ये जिन लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे भी, जैसे कि रेलवे की भर्ती है जो 2019 में निकली, अगर मान लीजिए उसको 2024 से पहले पूरा कर भी दिया जाए और उसमें नियुक्ति पत्र दिया जाए, तो क्या आप उसको अगले 1.5 साल के 10 लाख नौकरियों में गिनेंगे? अग्निवीर जो सरकार बनाने की योजना बना रही है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है, सेना में ठेके पर दी गई नौकरी है, तो आप क्या देश में जो कॉन्ट्रैक्ट पे जितने जॉब्स दिए जाएंगे उन सबको इन 10 लाख नौकरियों में काउंट करेंगे? तो सरकार का तो ऐसा ही लग रहा है। और वो सब करने के बाद भी मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, आप बिल्कुल इसको शीर्षक बना सकते हैं कि ये सरकार 10 लाख नौकरी 1.5 साल में दे ही नहीं सकती है। इस सरकार के पिछले 8 साल के काम घोषणाओं को देखकर और उसके क्रियान्वयन को देखने के बाद भी जो आदमी ये बात कहता है वो अभी भी नादान ही है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा। चलिए, आपने राहुल गांधी का जो हमने सवाल किया बहुत साफ स्पष्ट तो आपने नहीं कहा, लेकिन ऐसा तो नहीं है जो मैं राहुल गांधी के लिए कह रही थी कि आजकल युवा बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे हैं, आप वो चेहरा तो नहीं बनने वाले कभी आने वाले समय में? राजनीति की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, राजनीति तो देखिए, राजनीति में तो हम हैं ही, राजनीतिक दल में नहीं है, ये डिफरेंस है। और हमारे देश में
कई लोगों को ये समझा दिया जाता है कि राजनीति वही कर रहा होता है जो राजनीतिक पार्टियों में होता है। इसका नुकसान हुआ है। इसका नुकसान ये हुआ है कि जो राजनीतिक पार्टी में होता है वो तो मशीनरी का पार्ट बन जाता है। अब भाजपा, कांग्रेस, अन्य पार्टियों के लोग क्या बोलेंगे वो तो अपने विवेक से तो बोलेंगे नहीं, वो तो जो लाइन तय हुआ है उसके हिसाब से बोलेंगे। हम जैसे लोग स्वतंत्र होकर बोलते हैं, हमको जो लगता है देश के हित में, युवाओं के हित में है, वो बात हम करते हैं। और सरकार को दिक्कत होती है तभी उठा के तो जेल में डाल देती है हम लोगों को। तो मैं तो देखिए ये, और हम राजनीति करने नहीं आए हैं, मतलब सरकार में बैठ के मुख्यमंत्री बने लोग भी ऐसी बातें करते हैं हमारे देश में तो कि वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो कोई भजन कर रहे हैं। देखिए राजनीति तो वो लोग कर ही रहे हैं, खराब राजनीति कर रहे हैं जो पारंपरिक राजनीतिज्ञ हैं, पार्टियां हैं। और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति जो इस देश की किसी समस्या को लेकर उसकी बेहतरी के लिए, देश के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है, वो राजनीति ही तो कर रहा है। तो हम तो कर रहे हैं राजनीति, कोई दिक्कत ही नहीं है। और राजनीति करने के लिए हम कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहते इन पार्टियों के दायरों में, क्योंकि एक बार इन पार्टियों के दायरों में कंस्ट्रेंट हो जाएंगे तो या तो हर हर मोदी या हर हर राहुल गांधी बोलना पड़ जाएगा। वो बोलने के बाद हर हर युवा तो कोई नहीं कह सकता कम से कम, वो तो फिर वो अलग गेम हो जाता है जी। तो हम स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह रहे हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, आपको पता है, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए कहते हैं। कहीं कुछ अच्छा होता है तो उसको मान लेते हैं कि ये अच्छी बात हो रही है, कहीं कुछ गलत होता है तो बिना लाग लपेट के कह देते हैं कि गलत है। ये कहते रहना, कुछ लोग तो कम से कम बचे होने चाहिए देश में जो ऐसा कर सके। अच्छा, इससे मुझे याद है कि आपने वो फिल्म तो ज़रूर देखी होगी, नायक। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री, आपको एक दिन के लिए सरकार में डाल दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करेंगे? अरे आपने एकाएक बड़ा कठिन प्रश्न पूछ दिया। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि कुछ बातें हैं जो तुरंत की जा सकती हैं, जो हम कह रहे हैं सरकार को करने के लिए। आपने सवाल किया कि हम सरकार में हो जाए, तो एक तो हम बहुत ख्याल रखते हैं इस बात का कि जब भी हम सरकार की आलोचना करें और सरकार से कुछ मांगे करें तो ऐसी ही बात कहें जो सच में की जा सकती है, फीजिबल हो। हम मतलब हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है पूरी करने की बात को, तो इसलिए हमने कह दिया विरोध में, हम ऐसा नहीं करना चाहते। और इसलिए आप जानते हैं कि देश के काबिल से काबिल लोग, अर्थशास्त्री सबसे सुझाव लेते हैं। हम कोई भी बात कहते हैं उसमें बहुत इन्फॉर्म ढंग से बात होती है। तो 3 बातें हैं जो मुझे लगता है कि तुरंत की जानी चाहिए। पहली बात तो देखिए, जो देश में भीषण बेरोजगारी है, वो उसका जो आक्रोश मैनिफेस्ट हो रहा है इस वक्त, वो पब्लिक सेक्टर जॉब्स को लेकर हो रहा है, क्योंकि कहीं और नौकरी नहीं है। असंगठित क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया नोटबंदी जैसे फरमानों के जरिए, तुगलकी फरमानों के जरिए। और उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब कम होगा तो जॉब्स कम हो जाएंगे। बचा पब्लिक सेक्टर, तो नेचुरली कहीं कोई नौकरी रोजगार नहीं है, तो जो कल को किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके कमाई कर सकता था वो फिर रेलवे की ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है आज के समय में। तो ये नहीं मानना चाहिए कि जो सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भर रहा है वो सिर्फ सरकारी नौकरी में जो गड़बड़ी है उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, वो बेरोजगारी के खिलाफ कर रहा है पूरी तरह से। तो पहली बात ये कि टाइम बाउंड और फेयर रिक्रूटमेंट हो, इसके लिए हमने जो एक मॉडल एग्जाम कोड का प्रस्ताव दिया है, बाकायदा बना के हर विभाग को, हर चयन आयोग के हमारे साथियों ने भेजा है, उसको हम लागू कराएंगे तुरंत कि भाई हर भर्ती विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया अधिकतम 9 महीने में पूरी होनी चाहिए, चाहे 2 टियर एग्जाम प्रोसेस हो, चाहे 3 टियर एग्जाम प्रोसेस हो, और ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए भोजन का संकट है। जिस दिन वो कमाई करता है उस दिन वो खाता है, अगर उस दिन कमाई ना करे तो वो भूखे सो जाता है। एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश में ऐसा, जो न्यूनतम आय पे काम करने को तैयार है, और जो बोझा ढोने के लिए और ठेला चलाने के लिए जो सैकड़ों किलोमीटर दूर चला जाता है हमारे देश में, आप देखते हैं ना। तो कम से कम जो न्यूनतम आय पे काम करने को तैयार है उनको तो रोजगार की गारंटी होनी चाहिए हर हाल में। तो रोजगार की गारंटी हो उनके लिए, रोजगार का अधिकार हो उनके लिए, उनके अपने घर के 50 किलोमीटर के दायरे में, ये हम सुनिश्चित करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण काम ये करने की ज़रूरत है कि आज जो नीति चल रही है हमारे देश में कि जहाँ जहाँ नुकसान होता है वहाँ तो राष्ट्रीयकरण हो जाता है, उसका भार आप हम वहन करते हैं। जहाँ जहाँ फ़ायदा है, मुनाफा है, वहाँ पे निजीकरण हो जाता है। निजीकरण भी चंद कुछ 2-3 लोगों की मदद करने के लिए। अभी आप देख रहे हैं हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर दिया तो तहलका मच गया है पूरे देश दुनिया में कि कितना खोखला बिजनेस मॉडल था कि एक रिपोर्ट आप समझिए, जो काम भारत की मीडिया ने नहीं किया, ये काम भारत की मीडिया को करना चाहिए था। भारत की मीडिया तो उस समय क्लीन चिट दे रही थी, अदालत लगा के उसको, और ग्रोथ किंग और बहुत अच्छी बातें बताई जा रही थी। लेकिन एक हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसका नाम भी आप लोग नहीं जानते थे, तो सच में कितनी ताकत होती है कि एक रिपोर्ट से पूरा जो मॉडल है ढह ढहा के गिर गया। तो ये जो नीति है जिसके कारण गैर बराबरी
जो है वो बढ़ रही है, कुछ लोगों के पास धन जो है कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और देश में गरीबी बेरोजगारी बढ़ रही है और उसका असर पड़ रहा है नौकरियों पे भी। इस नीति पर रोक लगे, इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। ये 3 काम है जो करने की ज़रूरत है। इसी को मैंने जब यात्रा की अगस्त सितंबर के महीने में लोगों से संवाद किया, तो वहाँ हमने भारत रोजगार संहिता की जो बात की, उसमें भी यही बातें थी। इसी भरोसा की बात हम कह रहे हैं। तो सरकार से यही भरोसा चाहिए बेरोजगारी दूर करने के लिए। चलिए, अच्छी बात यह है कि सिर्फ हमने सवाल ही नहीं आपने सरकार से किए, लेकिन कुछ जवाबों को भी देना चाहा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। स्टूडेंट्स के, छात्रों के, बेरोजगार युवाओं की जो भी मन की बात हो, कमेंट्स में लिखना ना भूलें। बेझिझक आप कमेंट्स में अपनी बात लिख सकते हैं, आपकी बात को प्रमुखता मिलेगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ तक और ज़रूर, जैसे मैंने कहा, कमेंट्स में आप लिखते रहिए।